नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एचटेट की 2020 के 2 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, उसकी आंसर की उसका पेपर हमने डिस्कस किया था, उसके आंसर्स बताए थे। उसके बाद ऑफिशियल आंसर की जो जारी हुई उसमें से आप लोगों के कमेंट के आधार पर कि जो क्वेश्चन गलत हैं आंसर की में, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन के लिए क्या प्रूफ हो सकता है। तो आप लोगों के कमेंट के आधार पर 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जो कि जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन के लिए आपके पास क्या प्रूफ हो सकता है, ऑफिशियल प्रूफ क्या है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेट डी की और उसके क्वेश्चन रहने वाले हैं 97, एक होगा 140 और थर्ड क्वेश्चन है 146। तो इन सब का क्या सोर्स होगा, 97 का, 140, 146 किस सोर्स से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, वो सोर्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 97th क्वेश्चन था। चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। इंग्लिश में लिखा है सिंस वार बिगन इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज इन द माइंड्स ऑफ मैन दैट द डिफेंसेस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। अब इसके यदि हम प्रूफ की बात करें तो मैं आपको लेके चलता हूं एनसीईआरटी जो पब्लिकेशन है उसके, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, एक मिनट, ये चैप्टर है 11th क्लास की जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी की, उसका चैप्टर 9th और उसका टाइटल है पीस या शांति। चैप्टर 9th 11th क्लास एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत जो है, और उसमें हम चलेंगे पेज नंबर, ये जो लिखा होगा मैं आपको बता रहा हूं, 134 पे हम चलेंगे। ये 130 है, 132, ये देखिए यहां लिखा गया है एलिमिनेटिंग वायलेंस। ठीक है, आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, सिंस वार बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज द माइंड्स ऑफ मैन। ये पूरा सेंटेंस यहाँ लिखा गया है और ये किसका टैग है या किसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो उसको भी यहाँ लिखा गया है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन राइटली ऑब्जर्व्स। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म UNESCO, यूनेस्को। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा कि कहाँ से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक, अभी दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 140, 140 140 क्या है। 140 में लिखा गया है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है 1972 में हुई और यह मूलतः निशस्त्रीकरण का प्रयास था। साइंड इन 1972, इट इज बेसिकली एन एफर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट। तो इसकी बात यदि हम करें तो इसके लिए क्या सोर्स हो सकता है, तो वहीं एनसीईआरटी यहाँ भी आपका सोर्स रहेगा। सीधे चलते हैं एनसीईआरटी में। यहाँ आपको बताऊं मैं क्लास 12th की
अय्यर की जो किताब है उसी अय्यर की किताब का पहला ही चैप्टर है द कोल्ड वार एरा, शीत युद्ध का दौर वाला जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 10 और 14 पे ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 14 पर, पेज नंबर 14। यहाँ आप जो है किस साल ये हुआ था वो आपको क्लियर होगा। तो ये देखिए लिखा गया है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ठीक है। ये यहाँ बात की गई है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटर्ड इनटू फोर्स 3 अक्टूबर 1972, यानी 3 अक्टूबर 1972 को ये ट्रीटी हुई थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 10 पे आइए, ये 14 है, पेज नंबर 10 पे आइए, 12, 11, यहाँ ये क्या लिख रहा है, एनसीईआरटी में लिखा गया है, सॉरी यहाँ देखिए ये पूरा जो पैरा है ये इसी से रिलेटेड है, नॉन प्रोलिफरेशन कहिए, डिसआर्मामेंट कहिए, निशस्त्रीकरण के प्रयासों के बारे में। यूएस और यूएसएसआर में किस प्रकार से बातचीत हुई, A stable balance of weapons they decided could be maintained through arms control, यानी आर्म्स कंट्रोल की ये लोग बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग इनकी होती है 1916 से। द टू साइडेड साइंड 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट, 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट जो है साइन हुए। कौन कौन से, पहली थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये सब क्या थे, thereafter the new superpowers several rounds of, यानी इनके बाद भी, इन 3 ट्रीटीज के बाद भी यहाँ बताया गया है कि आर्म्स लिमिटेशन की इनकी बातचीत चलती रही आगे भी। यानी इस पैरा से ये क्लियर है कि ये आर्म्स लिमिटेशन या निशस्त्रीकरण की सॉरी निशस्त्रीकरण का ही एक प्रयास था। तो इस बेसिस पे आप जो है लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन। तो हमने बात कर ली 2 क्वेश्चन की, 97 और 140। अभी थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 146। अच्छा, ये जो मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आप ही लोगों के कमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया था कौन सा क्वेश्चन गलत है। यदि इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि हाँ आंसर की में गलत है तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको भी फिर मैं देख के अगर वो क्रॉस चेक करके उसके बारे में भी अगर ऑब्जेक्शन लगाना हुआ तो मैं बता दूंगा आपको। अब यहाँ हम बात करते हैं 146 की। 146 में क्या लिखा गया है, कुछ मामलों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाना एक ऐसा ही मामला है। यहाँ इसका जो आंसर सही माना है वो 4th आंसर करेक्ट माना गया है, जिसमें दोनों ही बातें ये कह रहे हैं कि सही है। यहाँ थोड़ा सा स्कैन सही से नहीं हो पाया, यानी दोनों को करेक्ट माना है, जबकि हमने क्या बताया था कि एक सही है जबकि 2 गलत है, ठीक है। तो हमने क्यों बताया था और क्यों हमारी बात सही है वो हम आपको सॉरी थोड़ा सा बतलाते हैं, ठीक है। इसके सोर्स की बात अभी हम करते हैं, सॉरी हाँ, अभी हम यहाँ भी एनसीईआरटी ही आपका सोर्स रहेगा। एनसीईआरटी 11th क्लास की रहेगी, क्लास में बता रहा हूँ आप देख लेना। 11th क्लास कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन वाली एनसीईआरटी जो है 11th क्लास की, उसका 5वां चैप्टर और पेज नंबर 109 पे आप आ जाइए, पेज नंबर 109।
108, ठीक है, ये है 109। अभी आप ये एक चार्ट बना रखा है पावर्स का, राज्यसभा की और लोकसभा की। यहाँ लिखा गया है पार्टिसिपेंट्स, राज्यसभा की शक्तियों में पार्टिसिपेंट्स इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके आगे लिखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको हटाने की इनकी पावर है। बाद में ये लिखते हैं कि इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि सिर्फ राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, लोकसभा को यह अधिकार नहीं है। एक जो डिफरेंस है यहाँ ये बतलाते हैं कि भाई दोनों की शक्तियां समान नहीं है, तभी तो राज्यसभा में ये इनिशिएट किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ एक और दूसरा ऑफिशियल सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक सरकारी वेबसाइट से ही है। आप सभी ने सुना होगा NIOS, नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भी एक सरकारी संस्था है, सरकारी स्कूलिंग का एक पैटर्न है। इसके अभी अपना मटेरियल होता है। जब आप जाते हैं NIOS सर्च करेंगे, फिर यहाँ खुलेगा ये पूरा पेज खुलने के बाद ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पर आप क्लिक कीजिए। ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पर क्लिक करने के बाद ये सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में आप जाइए। फिर यहाँ से जाने के बाद आपको ये सारे सिलेबस की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक कीजिए। पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है कहाँ जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा चैप्टर वाइज इन्होंने लिस्ट दे रखा है, और यहाँ आपको जाना है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लेसन 11, ये जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लेसन 11, ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें आप जो है इसके थर्ड पेज पर जब जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां देखिए क्या लिखा गया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, मतलब पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ही प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा इन द एब्सेंस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, ये सब लिखा गया है। अब यहाँ क्या लिखा गया है, बट द चेयरमैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द ऑल देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, उसमें से 4 सदस्य रिक्त हैं, वर्तमान सदस्य संख्या 241 है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पास होने के लिए हर हाल में जरूरी है कि इसके आधे से ज्यादा संख्या, तो इसका आधे से ज्यादा कितना हुआ, 121 सदस्यों का, भले ही कितने ही, ऐसा नहीं है कि उपस्थित और मतदान करने वाले, यानी ऑल द देन मेंबर्स। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि उस समय जितने सदस्य हैं उनका बहुमत का, यानी यहाँ हर हाल में 121 मेंबर का समर्थन होना जरूरी है, तभी वो प्रस्ताव पास हो पाएगा। लेकिन लोकसभा के लिए ऐसा नहीं है। लोकसभा के लिए सीधा लिख दिया गया है कि सहमति। सहमति का मतलब ये है कि लोकसभा में मान लीजिए 543 सीटें हैं, ठीक है, उसमें से मान लीजिए कि सिर्फ 100 सदस्य आए हैं लोकसभा की बैठक में, तो यदि उनमें से 51 लोग पक्ष में मत कर देंगे तो वो एग्रीड माना जाएगा। जबकि लोकसभा में इसका उलट है। लोकसभा में यदि राज्यसभा में इसका उलट है। राज्यसभा में यदि 125 सदस्य भी आए हैं तो भी 121 सदस्यों का समर्थन प्रस्ताव पर होना जरूरी है। यानी कुल जो सदस्य संख्या है, वर्तमान सदस्य संख्या के बहुमत होना जरूरी होता है, तभी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी और वह प्रस्ताव पास होकर के लोकसभा के पास जा पाएगा। ये एक डिफरेंस है माइन्यूट,
जहां राज्यसभा को कह सकते हैं कि हम विशेषाधिकार है इस मामले में। तो ये सोर्स जो है आप लगा सकते हैं। नेशनल ओपन स्कूलिंग का, एनसीईआरटी का भी एक सोर्स मैंने आपको बताया। इनके जरिए आप जो है अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस की हमने बात की। बाकी मैंने नहीं चेक किए हैं। यदि आपको कोई लगता है कि किसी में ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है तो वो इसी के कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे बताइए, फिर मैं उसको चेक करूंगा, उसका क्या ऑफिशियल सोर्स हो सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।